जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि करंट अफेयर्स के इवेंट्स में मैं आप लोगों को नई नई बातें बताता हूँ। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ों का जो थीम है वो समझ में आ जाए। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वर्डिक्ट है और करंट में भी क्या सिचुएशन चल रहा है, जो इनका अपॉइंटमेंट्स होता है वो कैसे होता है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले अभी वर्डिक्ट आया, उसमें ये बताया गया है कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे, उनका अपॉइंटमेंट अभी एक अपॉइंटमेंट पैनल करेगी। जो पैनल होगी उस पैनल के मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो उसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर्स होंगे उस पैनल के। उन 3 मेंबर्स के द्वारा उनका रिकमेंडेशन होगा उस कैंडिडेट्स का, जो कि मेंबर इलेक्शन कमिश्नर होंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और फिर इनके रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट जो है कि फाइनली अपॉइंट करेंगे, अप्रूव करेंगे। जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन मार देंगे तो इनका एक तरह से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ये अभी नया रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट का। अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, जिनके द्वारा अभी तक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। तो इसमें जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के, और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो इनके रिकमेंडेशन के बेस पे जो है कि फिर जिस बंदे का, जिस कैंडिडेट्स का नाम आगे फॉरवर्ड किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, उन्हीं के नाम के ऊपर जो है कि सुप्रीम अपना प्रेसिडेंट का मोहर लग जाता है। एक तरह से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट सिनेरियो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी ऐसा हुआ क्यों, या इसके पीछे क्या रीज़न है जो अभी चेंजमेंट हो रहा है। तो इसका एक बहुत ही स्मॉल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। 2015 में इसके ऊपर पिटीशन लॉन्च हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। वहाँ पे जो पिटीशनर करता थे उन्होंने बताया था कि अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है सिलेक्शन का, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं एक तरह से, तो वो एक तरह से फेयर नहीं है। गवर्नमेंट अपने फेयर के बंदे को इतना जो कि एलाइट इंडिपेंडेंट एक बॉडी है हमारी इंडिया की, और जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके ऊपर यदि गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट एक तरह से कंट्रोल हो, अपने फेवर के बंदे को सेलेक्ट कर सकती है, और जो है कि इलेक्शन का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें थी। इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन खामियों को दूर करने के लिए इनके जो सिलेक्शन का प्रोसेस था इसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में। फिर चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट अभी 2 दिन पहले सुनाया है। इससे पहले जो है कि आप देखेंगे कि अरुण गोयल, एक जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है अभी रिसेंटली, उनका सिलेक्शन जो है कि नवंबर 2022 में हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो जो प्रोसेस था उनके सिलेक्शन का, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, विद इन 24 आवर्स उनका जो है कि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस कंप्लीट करके उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, जो कि इतना जल्दी नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसको कर दिया गया। तो इससे एक डाउट क्रिएट हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये भी एक यहाँ पे प्रूफ है कि यदि गवर्नमेंट के ऊपर डिस्क्रिशनरी को छोड़ दिया जाए तो ये इट मे बी दैट कि ये इसका वायलेशन गवर्नमेंट कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन अभी सुनाया है। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये इनके पास पावर्स कहाँ से मिली हुई है और ये किसके अंडर में आते हैं। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 टू 329 है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 324 से 359 है, इसमें पूरी प्रोविजंस है कि इसमें एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा, और उसमें जो है कि इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो इस जो इलेक्शन कमीशन का गठन है, तो इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस होगा, इसका जो मेन फंक्शन होगा, मेन पर्पस इसका गठन का होगा, वो ये होगा कि ये जो किसी भी जो लोकसभा और विधानसभा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इनका जो है कि प्रोविजंस किया गया है।
इन 4 इलेक्शंस में इनका जो रोल होगा वो ये होगा कि इस इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंस करेंगे, साथ ही साथ इसको एक डायरेक्शन देंगे और इसके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल करेंगे इस इलेक्शंस के ऊपर। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस पे किसी का भी किसी गवर्नमेंट का, ना जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, किसी का भी वो पावर नहीं होता है। सो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर देखा गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और इस पे यदि किसी एक एग्जीक्यूटिव या किसी का भी इंडिविजुअल का यदि एक तरह से प्रभाव होता है तो ये कारण बन सकता है इसके मैनिपुलेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है कि इसमें चेंजमेंट होना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट में। तो इसमें जो है कि अभी कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जीक्यूटिव जो कुछ गवर्नमेंट्स के लॉज या फिर जो गवर्नमेंट्स के ज्यूरिसडिक्शंस में कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उन पॉइंट्स के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच का जो गैप है, इन गैप्स को फिलअप फिलअप पॉइंट्स एक तरह से, या जो फिलअप वाले जो पॉइंट्स हैं और जो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में आता है। और इस इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का पूरा ग्रुप, वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, उस पॉलिसी को। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना इलेक्शन के टाइम में, ये सब किसी लॉज में नहीं लिखा, नहीं संविधान में लिखा हुआ है। दिस इज ओनली प्रोसीजर, एक केवल प्रोसीजर है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक तरह से ऑफिस या उसके ऑफिशियल बुक में लिखा हुआ है। इसका कहीं कोई लीगल वो नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन इसके पास वो पावर है। तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ऑब्लिगेटरी होती है सबके लिए, समझा, अपना एग्जीक्यूटिव के लिए भी, लेजिस्लेटिव के लिए भी, जो इलेक्शन के टाइम पर पावर होती है। तो इनके पास एक बहुत बड़ी एक पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जिसके द्वारा कि ये एक देश के हेड को, जो देश के प्रधानमंत्री का सिलेक्शन के लोकसभा का इलेक्शन करवाती है, राज्यों में विधानसभाओं के इलेक्शन करवाती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है, अपना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है। तो जो टॉप मोस्ट एक तरह से अपॉइंटमेंट है हमारे देश का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो फिक्स किए गए डायरेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है कि ये कंडक्ट कराए जाते हैं, होते हैं। तो ऐसे पोस्ट पे जो इंसान रहता है, जो भी इसका हेड रहता है, उनका अपॉइंटमेंट जो है कि एक इंडिविजुअल या जो है कि वन साइडेड नहीं होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। सो इस डेमोक्रेटिक वे को मेंटेन करने के लिए ही जो है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसमें अभी प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का, साथ ही साथ जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए, ताकि एक फेयर आदमी का, फेयर कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हो सके, जो कि फेयर डिसीजन ले सके इन सभी प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। सो ये था अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है। अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आगे समय बताएगा। सो मैंने यही पॉइंट को ध्यान में रख के कि आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए कि लेटेस्ट में चल क्या रहा है और इसका जो है कि आगे होने वाला क्या है, और इसमें पावर्स कहाँ से आते हैं इन लोगों के पास, और क्या चीज़ें हैं, ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इलेक्शन कमीशन, न्यू प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियो